और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, देखिए कैसे उत्तर प्रदेश से बंगाल और बिहार होते हुए माफिया पर हंटर चल रहा है और इस पर सियासी बवंडर भी है। पहली तस्वीर देखिए यूपी से आई है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी जी गलती हो गई। सीएम योगी से माफी मांग रहे हैं, पोस्टर लेकर हाथ में कह रहे हैं योगी जी गलती हो गई है। योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। योगी जी गलती हो गई है, आगे से गलती नहीं होगी। योगी जी हमें माफ कर दो, योगी जी हमें माफ कर दो। आइंदा से कोई गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो। आगे से कोई गलती। योगी जी आइंदा कोई गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो। योगी जी आइंदा कोई गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो। आप देख रहे हैं बीजेपी और सरकार का दावा है अपराधियों में इतना खौफ है कि वो योगी से माफी मांग रहे हैं। और योगी कह रहे हैं माफिया उनका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है। का कब्जा। एक दिन यूपी के डीजीपी में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए, तो मैंने कहा ये क्या है। डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। एक दिन तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं माफिया उनका प्रिय विषय है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में देखिए धड़ाधड़ एनकाउंटर के ढेर लगे हुए हैं। सब ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर हुए। ये गौ तस्कर का एनकाउंटर कानपुर में। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी भी। कानपुर का गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए गोली लगी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सहारनपुर की है। गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा। ये मुरादाबाद की 25,000 का इनामी निखिल चौधरी घायल हुआ। दूसरी तरफ न सिर्फ एनकाउंटर बल्कि बुलडोजर भी चल रहा है। एक अवैध जगह थी, बताया गया रोड पर ही निर्माण कर लिया गया था, जिस पर गाजियाबाद में बुलडोजर चला है। तो ये उत्तर प्रदेश में एक्शन की बात हो गई। उत्तर प्रदेश से आपको बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल में शुभेंदु के राज में एक्शन कैसे हो रहा है, ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया वीडियो है, जिसमें पुष्पा को दिखाया गया और पुष्पा उठक बैठक कर रहा है। एक टाइम था जब पावर के नशे में ये खुद को पुष्पा समझता था, हवा में उड़ता था। चुनाव जीतते ही इसका जुल्म शुरू हुआ और इसने यहाँ के बेकसूर बुजुर्गों को कान पकड़ाकर उठक बैठक करवाने जैसा टॉर्चर किया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज इसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। जो कल तक दूसरों पर अत्याचार करता था, आज पुलिस उसी पुष्पा का सारा भूत उतार कर खुद उससे कान पकड़ ढांक कर उठक बैठक करवा रही है। याद रखना, पाप का गड्ढा एक दिन भरता जरूर है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही कुदरत का असली इंसाफ है। एक टाइम था। तो पुष्पा उठक बैठक कर रहा है बंगाल में, बीजेपी कह रही है, और टीएमसी के नेताओं पर अंडे चल रहे हैं, लोग विरोध जता रहे हैं, ऐसा दावा है। तो सौमित्र बनर्जी टीएमसी नेता की तस्वीर आप देख रहे थे। अगली तस्वीर देखिए, एक और टीएमसी नेता विश्वजीत दास, जिसके ऊपर अंडे चल रहे हैं। ये जो सज्जन को आप देख रहे हैं जिन पर अंडे चल रहे हैं, इनका नाम है विश्वजीत दास। इन पर आरोप है कि सरकारी माल की जमाखोरी कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने अंडे चलाए। आइए आपको यूपी टू बंगाल वाया बिहार लिए चलता हूं। बिहार में देखिए जरा
नए सीएम वहां भी हैं, सम्राट चौधरी। 2 एनकाउंटर हुए बिहार में। गया की तस्वीर देख रहे हैं, गया में वही ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है जो यूपी वाला है। गया के अलावा गोपालगंज में देखिए दूसरा एनकाउंटर। और देखिए सम्राट चौधरी बोलते बोलते आज बोल गए कि यूपी हो, बंगाल हो या बिहार हो, तीनों जगह जो सीएम है वो दुरुस्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो कि बिहार में अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथी। यहाँ सुशासन चाहिए, और सुशासन जैसे ही और बढ़ाएंगे वैसे ही उद्योग बढ़ेगा। कि बिहार में योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। उत्तर प्रदेश टू बिहार और बंगाल, अपराधियों में हाहाकार मचा है। योगी, सम्राट और शुभेंदु का कानून का डंडा ऐसा चल रहा है कि बड़े बड़े अपराधी रहम की भीख मांग रहे हैं। यूपी में सैकड़ों बदमाशों ने एक साथ अपराध छोड़ने और कानून न तोड़ने की कसम खाई, तो बंगाल में टीएमसी का पुष्पा कान पकड़कर माफी मांग रहा है। बीजेपी सरकार वाले 3 राज्यों में एक तरफ कानून का डंडा चल रहा है, तो इसके लिए कोलकाता से कानपुर और कटिहार तक भारी बवाल और सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखिए, बड़ी चीज यह है कि योगी आदित्यनाथ खुद हो या पूरी सरकार, एनकाउंटर हो, बुलडोजर हो, इस पर सरकार पीठ थपथपाती रही, लेकिन अखिलेश यादव इस पर सवाल भी उठाते रहे। 9 साल में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। 9 साल में योगी सरकार में 289 बड़े अपराधी मारे गए। 22,000 इनामी अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। 68 बड़े माफिया और उनके गैंग पर सीधी कार्रवाई हुई है। 65,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई है। माफिया अपराधियों से 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। अदालतों में सबूत और कड़ी पैरवी से अपराधियों को सजा दिलाई गई। 9 साल में योगी सरकार ने 1,25,000 आरोपियों को सजा दिलाई है। राज्य में 134 नए पुलिस स्टेशन और 86 चौकियां स्थापित हुई हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड ने 5 करोड़ लोगों की जांच की है। करीब 2 करोड़ को चेतावनी दी गई है और 38,000 पर एक्शन हुआ। महिला अपराध के निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। 9 साल में यूपी में कोई बड़ा दंगा या जातीय हिंसा नहीं हुई है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे डॉन पर बड़ी कार्रवाई हुई। दोनों माफिया और उनके करीबियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है। लेकिन अखिलेश यादव इस पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अखिलेश का कहना है योगी सरकार में पुलिस जाति धर्म देखकर कार्रवाई करती है। एनकाउंटर सिर्फ दिखावा है, असल में राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। लखनऊ, गाजीपुर जैसे शहर में कैसे सरेआम मर्डर हो रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार नाकाम है और ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया जा रहा है। यूपी माफिया मुक्त नहीं, महामाफिया वाला बन गया है। हमारी सरकार आई तो फर्जी एनकाउंटर की जांच होगी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, अखिलेश ये कहते हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव को और योगी आदित्यनाथ। एक दिन यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है। मैं सोचा कि हो सकता है कि अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करा देता हूं। और अच्छा समय आया, मुझे बताया, उसने डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत। मैंने कागज निकाले उसके। फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया। मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था।
ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, बुलडोजर का सहारा ले रही है और हर काम में गुनहगार है सरकार। जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किए हैं वो देख रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। यूपी में अपराध पर एक्शन हो रहा है, ये बात सच है, वो दिख रही है, लोग भी कहते हैं। अखिलेश यादव उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और क्राइम हुआ जिस पर एक्शन शुरू हुआ, वो है राम मंदिर के चंदे की चोरी। हर रोज लाखों भक्त आते हैं राम मंदिर में और दान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई है इस खबर ने। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, तो देखिए, करणी सेना पहुंची है एफआईआर लिखवाने के लिए राम मंदिर चंदे का, दान का जो चोरी हुई उस पर। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ आज से नहीं, आदि से लूट, जब से मंदिर शुरू हुआ तब से लूट चली आ रही, तो एक अपनी तरफ से हम लोग मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। कल उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी जी मुकदमा दर्ज करावा, पहले इनकी गिरफ्तारी हो। अगर ये लोग जेल नहीं जाएंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। सब पहुंच वाले आदमी हैं, तो हमारी करणी सेना मांग करती है सर्वप्रथम मुकदमा दर्ज हो, आरोपियों की गिरफ्तारी हो और इनकी संपत्ति की जांच हो। इनके घर पे भी बुलडोजर चले, बुलडोजर की नीति इन पे लागू हो। चोरी बंद कराई सरकार, बहुत अच्छी बात है। डकैती भी बंद हो, नहीं होती है तो करणी सेना इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उग्र प्रदर्शन करेगी। हमारे मर्यादा अयोध्या के लोगों में भी गुस्सा है। देखिए जरा, ये कार सेवक हैं जो थाने पहुंचे हैं, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। नामजद किस तरह से तहरीर दे रहे हैं सर्विस चंपत राय, गोपाल, इन सभी को इसमें नामजद किया हुआ है और देखिए तहरीर दे रहे हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब तो राम के धन की लूट है, लूट सके तो लूट चल रहा है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं और हम सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से और अपने जनपद की पुलिस से यह आस्था रखते हैं कि चोरों को गिरफ्तार करें। अब देखिए, दूसरी तरफ जब चारों तरफ हल्ला और हंगामा है तो एसआईटी एक्शन में आई। एसआईटी राम मंदिर परिसर पहुंची, वही है, और जिन लोगों पर आरोप है या जिन लोगों पर शक है उनसे एसआईटी पूछताछ कर रही है। अब देखिए जरा, इस मामले में कौन कौन से लोग रडार पर हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक दो नाम नहीं है। बहुत से लोगों पर बहुत से आरोप हैं, उन आरोपों की जांच होगी तब सच सामने आएगा। लेकिन देखिए कौन कौन लोग शामिल हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर घमासान मचा है। आरोप लग रहे हैं कि दान और चंदे से जमा 7 करोड़ की चोरी हुई है। अयोध्या के थाने में चोरी की 3 शिकायतें दर्ज हैं। डीएम एसएसपी के साथ एसआईटी टीम जांच के लिए मंदिर पहुंची। ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। चढ़ावे से चोरी के 6 राजदारों पर सबसे ज्यादा शिकंजा कसा है। पहला नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू पहले चंपत राय के ड्राइवर थे, अब सहयोगी बताए जाते हैं। अयोध्या लखनऊ में इनके नाम करीब 50 करोड़ की संपत्ति है, ऐसा दावा है। राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इनका पुश्तैनी घर है। खबर है कि जांच एजेंसी ने उनके घर से सोना बरामद किया है। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी में शामिल रहे। 4-5 साल में कई प्लॉट खरीदे, 5 से 6 रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी है। लेकिन बड़ी बात यह है, टिन्नू ने कहा है कि मेरा रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं है, कोई आना जाना नहीं, काफी पहले से वीएचपी में हूं, 50 करोड़ की संपत्ति नहीं है, मेरे पास सिर्फ गेस्ट हाउस है, मैं हर तरह की जांच और पूछताछ को तैयार हूं, यह इनका दावा था। एक और नाम है मनीष यादव का। टिन्नू यादव के भतीजे भी नोट गिनने का काम करते हैं वहां। आरोप यह है कि दान चोरी और गबन में वो भी शामिल थे। उनकी निशानदेही पर 36 लाख रुपए बरामद होने की खबर है। एसआईटी अब मनीष से भी पूछताछ और जांच में जुटी है। अगला नाम है गोपाल राव का। राम मंदिर के व्यवस्थापक और खास आमंत्रित सदस्य हैं। मंदिर के रखरखाव, साफ सफाई का जिम्मा यही संभालते हैं। दान पेटियों से मिलने वाला चढ़ावा भी इनके जिम्मे रहता है। उन पर चोरी और आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। गोपाल राव कह रहे हैं कि वो हर तरह की जांच को तैयार है। उन्होंने कहा, हमने और ट्रस्ट ने खुद ही एसआईटी जांच की मांग की। एक और नाम है लवकुश और अनुकल्प मिश्रा। दोनों जीजा साले हैं। दान पात्र की गिनती करने वाली टीम में थे ये। कुछ सालों में दोनों की आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव हुआ। अनुकल्प का गांव में फार्म हाउस, अयोध्या में 65 लाख का घर खरीदा है। लवकुश फैजाबाद में घर बनवा रहा है। 10 लाख रुपए बरामद होने की खबर है। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे और दान में दोनों ने काफी हेरफेर किए। परिवार के लोग कह रहे हैं
दोनों बेकसूर हैं, एसआईटी दोनों से पूछताछ कर रही। एक और नाम है केडी तिवारी का। राम मंदिर में दान में चढ़ने वाले सोने चांदी के जेवर ये संभालते हैं। आरोप है कि कुछ दिन पहले 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करने को लेकर सवालों में है। तिवारी जी कहते हैं, मैं कई स्कूलों में टीचर रह चुका हूं, मेरा बड़ा बेटा वायुसेना में था, अब आईबी में बड़े पद पर है, दूसरा बेटा सेना से रिटायर होकर यूपी सब इंस्पेक्टर, और मेरे पास जो है वो परिवार का है और चाहे इसकी जांच करवा ली जाए। तो जितने लोग अब तक सवालों में हैं वो खुद कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे खुले हैं, जिसका जो दिल करे वो जांच कर सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शिकायतकर्ता। सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे, संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करें। ये 7 करोड़ तो दिखाया जा रहा है, इसमें कई 100 करोड़ की चोरी हुई है। अब धीरे धीरे बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चोर हैं, नामजद FIR ये दर्ज करें। तो किसको नाम आपने ये देखिए ना, सीधे लिखा हुआ है इसमें, ये महासचिव चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तथा रामशंकर यादव, टिन्नू यादव, ये 4 चोर हैं। इनके पीछे और लोग होंगे, ये तलाशा जाएगा। ये पुलिस का काम, हमारा काम नहीं है। जो होगा आपको लोग के सामने आएगा। SRT जब बैठ चुकी है ना, हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। आरोप कुछ भी लगे हो तो भगवान ही देख रहे हैं ना। आरोपी अपराधी कौन है, बेकसूर को तो भगवान या SRT बैठी किस लिए बैठी है, वो सब सामने लाएगी ना। आप लोग को भरोसा है कि कोई ऐसा गड़बड़ी? हाँ, हमें पूरा भरोसा अपने भाई के ऊपर, ऐसा कोई काम नहीं किया, झूठा आरोप लगा रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं दिलचस्प यह है कि राम मंदिर में जो दान आता है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे वो पैसा दान पात्र में जाता है और कैसे उसकी गिनती होती है, और उसके लिए बाकायदा बहुत बड़ी टीम काम करती है। दरअसल राम मंदिर में दान देने से लेकर गिनती होने तक एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। मंदिर में दान देने की सुविधा को भक्तों के लिए आसान बनाया गया है। मंदिर में 6 बड़े दान पात्र और परिसर में 12 से ज्यादा छोटे दान पात्र हैं। इसके अलावा चंदे के लिए अलग से 4 काउंटर बनाए गए, जहां श्रद्धालु नकद राशि जमा कर ऑनलाइन रसीद भी ले सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में हर दिन 8 से 10 लाख का दान आता है। दावा है कि परिसर के अंदर एक कमरे में दान की गिनती की जाती है। गिनती के लिए 2 शिफ्ट में लगभग 6 लोग अलग से रखे गए। खास एजेंसी के अलावा पैसे गिनने के लिए बैंककर्मी भी होते हैं। पारदर्शिता के लिए यह पूरी प्रक्रिया CCTV कैमरे में रिकॉर्ड होती है। फिर हर दिन की लिमिट के अनुसार पैसे ट्रस्ट के खाते में जाते हैं। अगर पैसे बचे तो उसे बैग में सील कर कमरे में रख दिया जाता है। ट्रस्ट को दान पात्र या ऑनलाइन तरीके से जो भी राशि मिलती है, हर 6 महीने में 1-1 रुपए का हिसाब होता है, ऑडिट किया जाता है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैंक अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। आखिर में पूरा लेखा जोखा राम मंदिर ट्रस्ट के सामने रखा जाता है। दावा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 15 करोड़ लोग मंदिर जा चुके हैं और इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट को 500 करोड़ से ज्यादा का दान मिला है। इसमें से 150 करोड़ का चढ़ावा दान पात्र से मिलने का दावा है। वहीं ऑनलाइन पेमेंट और काउंटर से 350 करोड़ का दान मिला है। अब इस पर धर्मगुरु भी सवाल उठा रहे हैं, सियासतदान भी सवाल कर रहे हैं। सुनिए। जिसने भी किए वो अपनी गलती माने और उस धन को राम जी को वापस करे, और जिनको लगता है कि मैंने चोरी की उनको वहां से हटा दिया जाए। कोई भी हो जिसने राम और राम की मर्यादा का उल्लंघन किया है उन्हें उस जगह से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर मैं हूं तो मुझे हटा देना चाहिए और उनसे वो धन बरामद करके उस राम जी के हवाले कर देना चाहिए। यही इस समय न्याय है। तो जनता का पैसा है ना, आप कैसे ले लेंगे? आप कैसे आप उसको लेके अपना बंगला महल बनाएंगे? तो जवाब तो देना पड़ेगा, सब होगा, सवाल जवाब होता है। जो पाप करता है उसको बताना पड़ेगा। नहीं पाप किए बच जाओगे, पाप किए तो नहीं बचोगे, ये तो तय है। उत्तर प्रदेश में बड़ी कर्मठ सरकार है, ईमानदार सरकार है। उन्होंने तुरंत ही, आदरणीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही SIT की जांच निर्धारित कर दी और बहुत जल्दी ही उसका फैसला आएगा। मेरा मानना यह है कि श्री राम मंदिर आस्था का विषय है, अफवाहों का नहीं। एक तरफ राम मंदिर का दान है, उसकी इंक्वायरी है, धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी, लेकिन आप सोचिए 27 में यूपी में चुनाव है, उससे पहले दान पात्र में चोरी हो गई। अब यह बहुत बड़ा सियासी मुद्दा भी बनेगा।
देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी पर भगवान की एफआईआर बड़ी होगी। आप जो एफआईआर करवाते हैं उसका क्या करोगे? जिस यूपी में आईआईटी बननी चाहिए थी वहां एसआईटी बन रही है। अयोध्या के इस महाघोटाले के पीछे कौन सनातन विरोधी है? जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, योगी कह रहे हैं वो आज राम भक्ति की बात कर रहे हैं। विपक्ष को अब डर सता रहा है कि अगर वो राम भक्ति से भटके तो जनता उन्हें हमेशा के लिए भटका देगी। हुमायूं कबीर भी बीच में आ गए। वो कह रहे हैं राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी पैसा भक्तों का है। चढ़ावे का जो पैसा है, राम मंदिर ट्रस्ट की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अजय राय कह रहे हैं आस्था के साथ बीजेपी आरएसएस ने छल किया है। धर्म के नाम पर सौदा किया जा रहा है। ट्रस्ट में शामिल गोपाल राव पहले से ही विवादित रहे हैं। चंपत राय सारा माल लेकर चंपत हो गए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं जो कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे वो राजनीति कर रहे हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विनय कटियार कह रहे हैं ट्रस्ट के भीतर ऐसी चोरी की घटनाएं करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर गहरा आघात है। जब डंडा चलेगा तो सब पता चल जाएगा। ये जितने भी चोर हैं इन सब की छुट्टी करो। बड़ी बात यह है विनय कटियार भी खुद इस आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं। सुनिए जरा सियासतदानों को। ये सनातनियों को बहुत ठेस पहुंची होगी और हमारे समाज में और हमारी आस्था में जो घुन लगा रहे हैं। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था वहां एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? इन अधिकारियों की भी एसआईटी होनी चाहिए। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। नहीं, उस कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जूरी बैठे इस पे पूरी कार्रवाई होने के लिए, क्योंकि सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इस पे भी है कि जहाँ जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर्स बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है या मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। जो व्यक्ति खुद जांच में फंसा हुआ है, जो कमिश्नर प्रयागराज जब भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, उसमें कमिश्नर थे और इन्होंने कहा था जल्दी जल्दी स्नान कर लो नहीं तो समय बीत रहा है, वहां अमृत मिलने वाला है, ये बोला था। तो आप सब उस अधिकारी को जांच अधिकारी बना दिया। अब उससे आप उम्मीद रखेंगे कि अब ये हमको जांच सही मिलेगी? तो वहाँ कई लोग हैं, पतरा जी तो अभी आए हैं, वहाँ 2-3 लोग हैं। हमारी गाड़ी चलेगी तो हम ड्राइवर को तो ना, हमारा जो रहेगा सरकारी ड्राइवर रहता है तो उस पर चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ जो हुआ है अभी हमको मौके पहुँचने दीजिए।